एक लड़की थी और पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार थी। उसका एक सपना था, उसका एक ड्रीम्स था कि वह पढ़ लिख कर आईएएस बने, कलेक्ट्रेट बने और समाज की सेवा करे। लेकिन उसके माता पिता काफी बीमार रहते थे, वह पैसे से लाचार थे, तो उसकी पढ़ाई में अनेक प्रकार की बाधाएं लगती थी। आपको बता दें, किसी तरीका से उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई इंटरमीडिएट तक करवा दी और उसने इंटरमीडिएट में इतनी मेहनत जी तोड़ की कि लगभग 95% अंकों से उसने इंटरमीडिएट जो था उसको पास किया, उसको उत्तीर्ण किया। उसके बाद में उसके माता पिता किसी कारणवश से गुजर जाते हैं और उसके बाद में उसकी शादी जो उसके परिवार के लोग होते हैं वो करते हैं और उसका सपना था कि वह आईएएस बने, कलेक्ट्रेट बने और बनकर के आईएएस अपने समाज की सेवा करे। लेकिन उस सपने को लेकर के जब वह ससुरे में सास ससुर के पास जाती है और अपनी इच्छा जाहिर करती है कि मैं पढ़ना चाहती हूं, तब उसके सास ससुर उससे बोलते हैं कि क्या करोगी आप पढ़ करके, आप काफी पढ़ चुकी हो और इतना पढ़ के क्या करोगी, आपको करना तो चूल्हा ही चौका है। और उसके बाद में जब ये बातें उस जो अपने सास ससुर से सुनती है, उसके बाद में वो अपने पति के पास जाती है और पति के पास इस आशा को लेकर जाती है कि मैं आगे पढ़ूं। लेकिन उसका जो पति था वो भी डायरेक्ट उससे मना कर देता है कि आगे हम नहीं पढ़ा सकते हैं और अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, और पढ़ कर के करोगी क्या, इतना तो कैपेबल है, आप पढ़ तो चुकी हैं, काफी घर का काम तो कर ही लेंगी और आगे पढ़ के क्या करेंगी। उसके बाद में उस लड़की ने फैमिली कोर्ट में अपनी तलाक की एक फाइल अर्जी डालती है और वह अपने पति से तलाक ले लेती है। क्या उस समय का फैसला उसका सही था या गलत? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार गौतम। जनता की आवाज हरदोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी कानपुर की है और लड़की का नाम था अनुराधा और जो लड़का था जिसके साथ में शादी हुई थी उसका नाम था प्रेमचंद्र सैनी। दोस्तों, जब लड़की तलाक ले लेती है उसके बाद में वह इतनी मेहनत करती है कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा समय देती है और उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि हर समय आईएएस मुझे बनना है। उसके बाद में वह पढ़ाई करके जब आईएएस का एग्जाम क्रैक करती है, क्रैक ही नहीं बल्कि एक अच्छे रैंक से जब उस एग्जाम को पास करती है और उसके बाद में जब लोगों को पता चलता है तो बड़ा हर्षोल्लास से उसके गांव में कार्यक्रम जगह जगह होने लगते हैं और लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं। उसके बाद में आपको बता दें, उसका जो पति था वो भी सुनता है, वो निराश हो जाता है और जहां पर उनकी पोस्टिंग होने वाली थी, जहां पर वहां जाने वाली थी वो, वहां पर जब लोग जानते हैं कि जो पहले के आईएएस अधिकारी हैं उनका यहां से ट्रांसफर होने वाला है और नए आईएएस अधिकारी की, नए कलेक्टर अधिकारी की यहां पर पोस्टिंग होने वाली है, तो जो अनुराधा थी उनकी पूरी तैयारी कर ली जाती है। वहां पर पहले से ही व्यवस्था की जाती है कि आज यहाँ नए आईएएस अधिकारी आने वाले हैं, तो पूरा इंतजाम किया जाता है। शासन प्रशासन बिल्कुल टाइट होता है और जब समय आता है तो अनुराधा के लिए पूरी व्यवस्था पहले से ही, पूरा प्रशासन अलर्ट था। उसके बाद में जब अनुराधा अपने वहां डिस्ट्रिक्ट पर जहां उनकी पोस्टिंग हुई थी वहां के लिए निकलती हैं, तो ये एक व्हाइट कलर की गाड़ी और लाल बत्ती, कई लोग
कई गाड़ियां उनके पीछे सिक्योरिटी की थी और कई उनके साथी थे। बड़े हर्षोल्लास के साथ जहां पोस्टिंग होती है वहां जाते हैं और बड़े बाबू आ जाते हैं सामने उनका अभिवादन करने के लिए। और लगता है कि कोई सभ्य आज आया है, क्योंकि उससे पहले जो उस विभाग में, जो वहां डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्ट्रेट थे, वो उनका बर्ताव जो था वो अच्छा नहीं था। मैडम के पहले बर्ताव में लोग बहुत ज्यादा मोहित हो गए थे और बराबर जब उनके बर्ताव लगभग 4-5 दिन देखते रहे मैडम के बर्ताव, उसके बाद में जब सब अपने अपने कैबिन में काम करते थे, एक दिन का जिक्र था तो जो अनुराधा थी उन्होंने सबको बुलाया और सबका बारी बारी से परिचय ले रही थी। बड़े बाबू सबका परिचय करवा रहे थे बारी बारी से, और परिचय करते ही टाइम उसी विभाग में क्लर्क के पद पर उनके जो पति थे, जो तलाक शुदा पति थे, उनकी भी पोस्टिंग उसी ऑफिस में क्लर्क की थी और वो भी किसी कारणवश से उनको दिख गए। उसके बाद में सबका बराबर परिचय हो रहा था। जब प्रेमचंद्र सैनी का नंबर आया, जो बड़े बाबू परिचय करा रहे थे, वो उनके बारे में कुछ ही बता पाए, लेकिन अनुराधा ने डायरेक्ट बड़े बाबू को मना कर दिया कि आप क्या बताओगे, ये खुद बताएंगे कि इनका क्या नाम है। जब इतना अनुराधा ने कहा तो तुरंत प्रेमचंद्र की निगाहें नीचे को झुक गईं और झुक करके उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं प्रेमचंद्र सैनी इसी मतलब ऑफिस में क्लर्क के पद पर तैनात हूं। और प्रेमचंद्र सैनी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी, इतना शर्मिंदा हो गए कि उनका सर नीचे ही झुका रहा। उसके बाद में अपना परिचय देते ही तुरंत प्रेमचंद्र सैनी ऑफिस से बाहर निकल गए और सब एकदम से निराश हो गए, सोचने पर मजबूर हो गए। और प्रेमचंद्र सैनी इतना निराश हो गया कि आखिर उसके मन में उस टाइम के विचार इतने भावुक हो गए कि उसको लगने लगा कि उस टाइम अगर बात मान ली होती तो यहां तक ये समय नहीं आता। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि प्रेमचंद्र सैनी बड़े हंसी खुशी से रहता था और ऐसा बर्ताव क्यों करके एकदम से चला गया। तो मैडम ने बड़े बाबू को अपने जब केबिन में बुलाया और उनसे प्रेमचंद्र सैनी के बारे में पूछा कि क्या इसका जो प्रेमचंद्र सैनी है इसका बर्ताव ऐसा ही रहता है क्या। उसके बाद में जब प्रेमचंद्र सैनी मैडम की पोस्टिंग होने के बाद में करीब उसी दिन से 5-6 दिन नहीं आया, तो प्रेमचंद्र सैनी के बारे में जानने के लिए जब मैडम अनुराधा जो थी वो उसको बड़े बाबू को बुलाती हैं और उसके बारे में पूछती हैं कि काफी दिन हो गया है, प्रेमचंद्र सैनी ड्यूटी क्यों नहीं आता है। तो बड़े बाबू बताते हैं कि पता नहीं क्यों 2 दिन की लगभग में एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने फोन पर हमको बता दिया और पता नहीं किसी कारणवश से छुट्टी भी नहीं करते थे और 4-5 दिन हो गया है नहीं आते हैं। उसके बाद में जब प्रेमचंद्र सैनी उसकी छुट्टी पूर्ण हो जाती है और फिर वह ड्यूटी के लिए आता है, तो बड़े बाबू के द्वारा फिर एक बार अनुराधा जो थी प्रेमचंद्र सैनी को बुलाती हैं अपनी कैबिन में और बोलती हैं कि यह तुम्हारे कोई घर की चौपाल नहीं है जो तुम कभी भी आओ और कभी भी चले जाओ। यहां अगर आपको ड्यूटी करनी है तो सही से करो, नहीं तो आप निलंबित कर दिए जाओगे। उसके बाद में प्रेमचंद्र सैनी जो था उसकी निगाहें जो थी कभी भी उनके जो अनुराधा थी उनके सामने नहीं करता था और बराबर
नीचे मुड़ करके ही उनकी बातें सुन लेता था और चला आता था। धीरे धीरे समय चलता रहा और उसके बाद में एक जो उसी में विभाग में एक बाबू था जो जिसके पास सिर्फ टेंडर का काम आता था। एक टेंडर का काम आया और टेंडर का वो जो काम आता था उसमें से सभी कर्मचारी पैसा जो था उसमें तय हो जाता था और सभी कर्मचारी मिल बांट कर ले लेते थे, जिला अधिकारी से लेकर सभी। उसके बाद में वह बाबू का जो बाबू के पास टेंडर आया और वह टेंडर बाबू ही पास करता था और उस पर जिला अधिकारी के साइन होते थे। उसके बाद में जब एक नहर का टेंडर आया और बाबू अनुराधा मैडम के पास जब साइन करवाने के लिए जाता है तो उनको पहले से ही पता था कि जो पहले के जिला अधिकारी थे उनका इसमें कमीशन तय रहता था, लेकिन जो अनुराधा थी वो एकदम अपने विचारों पर अड़ग थी और वो निष्पक्ष काम करती थी। उन्होंने उस टेंडर को ना पास करके उसको वापस कर दिया और उसको निरस्त करने का काम किया। तो एक दिन का जिक्र था जब उसने वर्मा जो था बड़े बाबू जिसके द्वारा टेंडर पास किया जाता था, वह उनका विरोध करते हुए गाली गलौज करता है अपने केबिन में और उसी केबिन में प्रेमचंद्र सैनी मौजूद होता है। सुनता रहता है धीरे धीरे, लेकिन जब नहीं सुना जाता है तो वह बड़े बाबू जो टेंडर पास करता था उससे भिड़ जाता है और उसके बाद में हाथापाई भी हो जाती है। और धीरे धीरे जब मैडम को पता चलता है, लेकिन उसके बाद में बड़े बाबू को बुला करके मैडम प्रेमचंद्र के बारे में पूछती हैं कि क्या ये ऐसा ही बर्ताव करता है। तो प्रेमचंद्र बताता है कि यह ऐसा नहीं था, लेकिन अपने काम से प्रेमचंद्र सैनी जो था इसकी ना तो किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से दुश्मनी। जब आता था अपना काम पूर्ण करके अपने काम करके अपने घर चला जाता था और बड़ी मेहनत और लगन से अपने काम को करता था। उसके बाद में धीरे धीरे जब यही चलता रहा, एक दिन का जिक्र था कैबिनेट मंत्री वहां डिस्ट्रिक्ट में आने वाले थे, तो उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और पूरा प्रशासन एकदम टाइट था, लेकिन पता चलता है कि किसी कारणवश से उसी वर्मा ने उनके साथ में अपने गुंडों के द्वारा प्रेमचंद्र सैनी को पिटवाया है। पिटवाया इतना था कि उसके पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई है किसी और बताया जाता है। तो अनुराधा जी वर्मा जी से बोलती हैं, जो बड़े बाबू हैं उनसे बोलती हैं कि आप उस हॉस्पिटल का पता लगाइए जहां पर प्रेमचंद्र सैनी भर्ती हैं, हम चलकर देखते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम में कैबिनेट मंत्री आने को थे। बड़े बाबू बोलते हैं कि कैबिनेट मंत्री आने वाले हैं, अगर आप यहां नहीं मिलेंगी तो आपको गालियां देंगे, भरा बुला कह करके और चले जाएंगे। लेकिन अनुराधा के मन में यही बात चल रही थी कि मैं प्रेमचंद्र सैनी को देखने जरूर जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ड्राइवर को आप बुलाइए और वो जो भी कहेंगे आप देख लेना, मैनेज कर लेना, लेकिन प्रेमचंद्र सैनी को जरूर देखना है। अनुराधा मैडम जब बड़े बाबू से बोलती हैं तो वह ड्राइवर को बुलाती है और सुरक्षा उनके जो गार्ड होते हैं उनके साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में जब उस हॉस्पिटल में पहुंचती हैं तो एकदम से डॉक्टर चौंक जाते हैं और कई डॉक्टर उनके पीछे से चल पाते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो जिला अधिकारी हमारे यहाँ आज हॉस्पिटल में आए। पता चलता है कि ये प्रेमचंद्र सैनी नाम के पेशेंट भर्ती हैं। तो तुरंत वहां पर पहुंचती हैं अनुराधा
और जो प्रेमचंद्र सैनी को देखती हैं तो प्रेमचंद्र सैनी बिल्कुल बेहोश था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि ना तो वो बोल पाता था, कुछ नहीं, ऐसे बेहोशी में लेटा हुआ था। उसके बारे में जब अधिकारियों को जांच करने के लिए दिया जाता है कि यह कृत्य किसने किया, तो पता चलता है जो वर्मा था, जिसके द्वारा टेंडर पास किया जाता था, उसी के गुंडों के द्वारा यह कृत्य किया गया है। उसके बाद में डॉक्टरों को आदेश देती हैं अनुराधा मैडम कि आप इनका अच्छे से इलाज करिएगा और कोई भी इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में चली आती हैं। रोज अनुराधा बराबर कॉल करती रहती हैं और जानकारी लेती रहती हैं कि क्या तबीयत है। लगभग करीब 15 दिन के बाद में जब अनुराधा जानती हैं, वहां से पता चलता है कि जो प्रेमचंद्र सैनी है उनकी छुट्टी हो गई है और वो घर चले गए हैं। जब प्रेमचंद्र सैनी घर पे जाते हैं तो पूरी तैयारी करती हैं अनुराधा और उनके घर जाने की। वहां पहुंचती हैं तो प्रेमचंद्र सैनी लेटे हुए थे और उनके पास जाती हैं तो प्रेमचंद्र सैनी एकदम से फपक फपक के रोने लगते हैं और फिर वो बोलते हैं कि आप यहाँ हमारे यहाँ क्यों आए, क्यों आपने इतने कष्ट किए। तो वो बताते हैं कि उनके बारे में जब अनुराधा पूछती हैं कि यह कृत्य किसने किया, तो वो बताते हैं कि जो वर्मा जी हैं, जो टेंडर पास करते हैं, उनके गुंडों के द्वारा हमें मारा गया और उन्होंने ही गुंडे भेजे थे। उसके बाद में उस वर्मा जी पर एफआईआर दर्ज होती है और जब एफआईआर दर्ज होने के बाद में एक बार फिर जाती हैं और बैठी रहती हैं, लेकिन जो प्रेमचंद्र सैनी था उसका शरीर उस टाइम भी काम नहीं करता था। एक टेबल पर दवा रखी हुई थी, दवा उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचता है। फिर उसके बाद में स्वयं अनुराधा मैडम, तलाकशुदा उनकी पत्नी, उठाती हैं दवा और अपने हाथों से उसको खिलाती हैं। उसके बाद में दोनों फपक फपक के लिपट कर रोने लगते हैं कि प्रेमचंद्र सैनी बोलते हैं कि उस टाइम मैंने अगर सोच लिया होता तो आज तक यह कृत्य नहीं होता। और उसके बाद में दोनों बोलते हैं कि आगे की लड़ाई हम दोनों मिलकर एक साथ लड़ेंगे। दोस्तों, यह कहानी का उद्देश्य ना कि किसी भावना को ठेस पहुंचाना है, बल्कि इस कहानी का उद्देश्य है कि पढ़ाई से कोई भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की, किसी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। उसका मन अगर पढ़ाई में लगता है, अगर करना चाहती है, तो उसको पढ़ाना चाहिए, ना कि उसको पढ़ाई से वंचित करना चाहिए।